Hello everyone, welcome back to the channel Saril Seekho, and I hope you all are doing absolutely great and fine. So we have come towards the midway of the chapter, which is part 2 of the chapter number 2, class 9th. This video is specifically for class 9th. So we are completing the chapter which is cell, the building block of life. Okay, तो हमने इसमें पार्ट 1 कर लिया था जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन एंड द ओरिजिन ऑफ द सेल ये समझा था. बट इन दिस पार्ट 2, in the specific very part 2, we are going to cover the main functions or the main parts of the cell and their functions. Is that clear? Okay, now first of all we learn structure of a cell. ठीक है, एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर उन कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में उनके बारे में पढ़ेंगे. तो cells are organized into specialized tissues and organs and collectively perform specific functions. So basically we have studied in the previous video कि जो सेल्स होते हैं पहले एक वो चलती है, हायरार्की चलती है कि पहले हमारे पास सेल्स होते हैं, उनसे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास क्या बनती है, पूरी की पूरी बॉडी बनती है. क्लियर? तो वैसे ही जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करे जाते हैं स्पेशल टिश्यूज में. बेसिकली ग्रुप एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उन्हें ही हम टिश्यू बोलते हैं. ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था. इफ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस वीडियो येट, प्लीज गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि उसको देखकर ही आगे का क्लियर होता जाएगा. ठीक है, तो फॉर दीज सेल्स टू फंक्शन एज यूनिट्स दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग्स. जब भी कोई ग्रुप ऑफ सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट, बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के सेल्स हैं. ठीक है, और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डाइजेशन. ठीक है, हमारे बॉडी में एक लाइफ प्रोसेस है, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं जिनमें से एक डाइजेशन है. फॉर एग्जाम्पल, तो हमने एज्यूम करा कि ये जो दो सेल्स है ना ये डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ दीज टू सेल्स मस्ट बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर टू फॉलो द स्पेसिफिक टू कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन. जो हम बात कर रहे हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में. अब जो वो ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं उनके बीच में भी वो जो ग्रुप है ना उनमें इंडिपेंडेंटली और पर्टिकुलरली सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए, तभी तो वो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हम एक कोई मैच खेल रहे होते हैं जिसमें 2 टीम्स होती हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्रिकेट, तो 2 टीम्स होती हैं, तो बिटवीन द टीम मेंबर्स एक इंटरेक्शन होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि वो मैच को जीत पाए. ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई स्पेसिफिक टास्क करना होता है हमारी बॉडी में तो सेल्स के बीच में भी इंटरेक्शन होता है और उनकी जो सराउंडिंग है उसके साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है. बेसिकली दे आर इंटरेक्टिंग विद देमसेल्व्स एंड एज अ ग्रुप दे आर इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग ऑल्सो. इज दैट क्लियर? Now, these interaction occur at the cell boundary. Obviously बात है, अगर ये सेल है और ये दूसरा सेल है, अगर ये दोनों को इंटरेक्ट करना है तो इनका कौन सा ऐसा पार्ट है सेल का जो दोनों से कनेक्ट होगा, तो वो जो सेल की बाउंड्री है ना, वो इस सेल की बाउंड्री इस सेल की बाउंड्री आपस में कनेक्ट हो सकते हैं. तो ये कहाँ से इंटरेक्ट करते हैं? बाय द सेल बाउंड्री. ओके, वेयर सब्सटेंसेस मूव बिटवीन द सेल एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो जो सेल के सब्सटेंसेस होते हैं वो सेल की जो बाउंड्री होती है उससे इंटरेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं. क्लियर? नाउ इवन सिंगल सेल organism exchange material and respond to their environment through cell membrane. Now this is a very important point. जो हमने बात करी कि जब भी कोई 2 या 2 से ज्यादा सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिससे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, विच इज सेल बाउंड्री. नाउ एक उस सेल बाउंड्री को ही हम क्या बोल देते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं. बेसिकली मल्टी सेल्युलर और इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वो भी अपना मटेरियल एक्सचेंज कर रहे होते हैं. मटेरियल एक्सचेंज करने का यहाँ पे क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, सेल में कोई ऐसा मटेरियल आ गया है जो नहीं आना था, अनवांटेड मटेरियल आ गया है, तो वो वापस सराउंडिंग में भेजना है, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा होगा? सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से.
अब किसी और दूसरा एग्जांपल है कि किसी मटेरियल की सेल को जरूरत है अपने अंदर, मतलब सराउंडिंग से उसे अपने अंदर चाहिए, तो वो भी किससे वो करेगा, सेल बाउंड्री से करेगा। बेसिकली सेल बाउंड्री एक गार्ड की तरह काम करती है पूरे के पूरे सेल में, एक गार्ड की तरह काम करती है पूरे के पूरे सेल में, जिससे जो भी नेसेसरी चीज नेसेसिटी होती है, मतलब जो भी चीजें सेल को रिक्वायर्ड होती हैं, वो सब सेल बाउंड्री जो है वो उसकी एंट्री अलाउ करती है, और जो भी चीजें सेल को डिस्कार्ड करनी है अपने में से, उसकी वो एग्जिट करती है। कौन, सेल बाउंड्री। क्लियर। इसको ही सेल बाउंड्री को ही हम क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब हम थोड़ा सा ना सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट्स। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन एक थिन सेल की बाउंड्री होती है। बाउंड्री यानी कि ये एक फेंसिंग मान लो आप, सेल के आसपास एक फेंसिंग की तरह काम करती है, जो कि क्या करती है, जो भी जितना भी कंटेंट है अंदर सेल के अंदर, जितने भी उसके और पार्ट्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, और जितना भी मटेरियल है जो भी सेल को जरूरत है, वो सबको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, वो सबको प्रोटेक्ट करके रखती है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसका मतलब क्या है इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे ग्रुप बना दिए हैं सेल के बहुत पास पास में। अब हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा सेल कौन सा है। बेसिकली फॉर एग्जांपल हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी दे दिया, तो कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, बिकॉज द बी सेल हैज इट्स ओन सेल मेम्ब्रेन, द सी सेल हैज इट्स ओन सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये बी है, ये सी है। आई होप ये क्लियर होगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं, या फिर अगर आपको समझना है तो आप ये लिख सकते हैं कि पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन एक थिन बाउंड्री होती है जो सेल के अंदर के कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। सेकेंडली, ये डिफाइन करती है हर एक सेल की इंडिविजुअलिटी, मतलब सेपरेट करती है हर एक पर्टिकुलर सेल को। इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। ये भी वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, द सेकेंड नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सो व्हाट विल यू गोइंग टू राइट, द आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable, which mean it allows some substances to pass through it while blocking others. अच्छा, this is the most important term, which is cell membrane is selectively permeable. Now what is the meaning of selectively permeable? इसका मतलब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा बॉडीगार्ड समझ लो आप, एक ऐसा बॉडीगार्ड है अराउंड द सेल, जो सेल को जिन कंपोनेंट्स की जरूरत है सिर्फ उनकी ही एंट्री अलाउ करेगा, जिन कंपोनेंट्स को डिस्कार्ड करना है उनकी एग्जिट करेगा, जिन कंपोनेंट्स की सेल को जरूरत नहीं है उनको अलाउ नहीं करेगा। सो बेसिकली ये एक बॉडीगार्ड की तरह सेलेक्टिवली परमिएबल बॉडीगार्ड है। बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी मटेरियल को सेल के अंदर आना है तो वो सबको एंट्री दे देगा, नहीं, और ऐसा नहीं है कि सारे मटेरियल सेल से बाहर आसानी से जा सकते हैं। जिसकी सेल को नीड है सिर्फ उसकी ही एंट्री होगी, और जिस सब्सटेंस को सेल को डिस्कार्ड करना है उसकी एग्जिट हो जाएगी। तो बेसिकली बहुत रिक्वायर्ड चीजें जो हैं उनकी ही एंट्री होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि सेलेक्टिव चीजों की ही एंट्री हो सकती है और सेलेक्टिव चीजें ही एग्जिट कर सकती है। ऐसा नहीं है सेल में कुछ भी चला जाएगा सराउंडिंग से और कुछ भी एग्जिट हो जाएगा सराउंडिंग में। क्लियर? विच मीन्स इट अलाउ सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस को ये अलाउ करती है अंदर आने से और कुछ को वहीं पे ही ब्लॉक कर देती है। नाउ यू हैव लर्नड हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा है कि कैसे हमारे लंग्स में, बेसिकली आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई बेसिकली हमारे लंग्स में ही, आपको याद होगा एक डायग्राम, फ्लावर जैसी शेप होती है, एल्वेलाई हमारे लंग्स का ही पार्ट होता है,
जो कि बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन के लिए। तो कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के अराउंड हमारे लंग्स में घूमती थी। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल ऑफ एल्वेलाई कंट्रोल द मूवमेंट। कैसे एल्वेलाई को पता था कि हमें ऑक्सीजन रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है, बेसिकली ऑक्सीजन को अपने पास रखना है, क्योंकि एल्वेलाई में जो सेल्स होते हैं वो भी किसके कैसे होते हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम ये कैसे होता है। ठीक है, एक एक्टिविटी समझते हैं पहले। तो हमने ना ये एक्टिविटी देखो क्या होता है, इसमें एक्टिविटी है, ये 2 बीकर लेते हैं हम। एक बीकर में मतलब हम सेम साइज का पोटैटो कट करते हैं। बेसिकली ये पोटैटो है तो उसको पील करा, मतलब छील दिया और उसको कट कर लिया। तो हमने ऑलमोस्ट इनिशियल इक्वल साइज के ऑलमोस्ट हमने पोटैटो कट करे और एक बीकर ए में रख दिया और 2 बीकर हमने उसको डेडिकेट कर दिए दोनों पीसेस को। अब बीकर ए में सिर्फ हमने क्या रखा है, प्लेन वाटर रखा है। बीकर ए में हमने सिर्फ क्या रखा है, प्लेन वाटर रखा है। और बीकर बी में हमने रखा है वाटर प्लस शुगर। बीकर बी में क्या रखा है, वाटर प्लस शुगर। देखो आगे पढ़े, प्लेस 1 piece in plain water and other in a 20% of salt or sugar solution। क्या बोला कि हमने बीकर ए में सिर्फ प्लेन वाटर विद पोटैटो रखा है और बीकर बी में पानी के साथ साथ हमने चीनी या नमक कुछ भी, सॉल्ट और शुगर, कितना परसेंट, 20% सॉल्ट या शुगर हमने लिया और उसको पानी में मिक्स करा, बेसिकली शुगर सोल्यूशन बनाया और उसके बाद पोटैटो को उसमें डाल दिया। अब कुछ घंटे रुकने के बाद, मतलब 1 hour ऑलमोस्ट, क्या देखते हैं हम कि अगर हम क्योंकि इनिशियली हमने दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम लिया था, पर कुछ घंटे रुकने के बाद हमने देखा कि इनके जो वेट्स हैं उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आया है। क्योंकि जो बीकर ए है, द पोटैटो पीस स्वेल्स। बीकर ए में जो पोटैटो था ना वो कंपैरिजन में, मतलब इनिशियल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो गया। आप देख पा रहे हैं ये कितना सा है, कितना पीस लिया, ये कितना स्वेल हो गया है। स्वेल का मतलब फूल गया है। और बीकर बी जिसमें हमने शुगर सोल्यूशन डाला था, सॉल्ट सोल्यूशन डाला था, ठीक है, इनिशियल साइज ये था और ये श्रिंक हो गया, यानी कि ये उससे कंपैरेटिवली छोटा हो गया। इमेजेस में आपको ये चारों सेम लग रहे होंगे, बट रियलिटी में अगर आप मेजर करेंगे ना वेट्स तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो क्या बात होती है इसमें, देखो ये क्या कॉन्सेप्ट दिखा रहा है वो हम समझते हैं कि हमने इस एक्टिविटी से क्या सीखा। द पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज इंक्रीज्ड व्हाइल द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर बी हैज डिक्रीज्ड। जो इनिशियल वेट था उससे जो पोटैटो ए है उसका वेट तो इंक्रीज हो गया और पोटैटो बी है उसका वेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ ये देखते हैं। बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। This happens because the cell membrane allows water to move in and out of the cell, but not the sugar salt molecules। क्या बोला है, जो भी सेल मेम्ब्रेन है, पोटैटो के पास भी सेल्स होंगे और उसकी भी सेल मेम्ब्रेन होगी। इस सेल मेम्ब्रेन ने क्या करा, वाटर टू मूव इन एंड आउट। देखो सेल मेम्ब्रेन ने क्या करा कि पानी को तो अंदर ले लिया, सेल मेम्ब्रेन ने पानी को तो अंदर ले लिया पोटैटो से। बेसिकली जो प्लेन वाटर की बात कर रहे हैं हम, केस ए की बात कर रहे हैं कि पोटैटो था और सिर्फ पानी था, तो जो पोटैटो की सेल मेम्ब्रेन है उसने पानी को तो अंदर ले लिया, जिसकी वजह से जो ए है, जो पोटैटो ए था वो फूल गया क्योंकि उसके अंदर पानी चला गया। उसके अंदर क्या चला गया, पानी चला गया। पर जो बीकर बी था जिसमें हमने शुगर डाली हुई थी, उसमें क्योंकि पानी के साथ साथ उसमें शुगर थी और सेल मेम्ब्रेन ने, क्योंकि वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो सेल मेम्ब्रेन ने शुगर की एंट्री को अलाउ नहीं करा, शुगर की एंट्री सेल पोटैटो में नहीं करवाई, तो इसलिए उसमें पानी भी नहीं जा पाया। अब देखते क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझना। देखो 1 मिनट इसको रब करते हैं फिर ध्यान से समझना। क्या बोल रहे हैं हम, जो अभी हम बी की बात करते हैं, आपको ए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पोटैटो सेल मेम्ब्रेन, पोटैटो की जो सेल मेम्ब्रेन थी उसके आसपास क्या था, पानी था। अब वो पानी सेल मेम्ब्रेन ने पानी को अंदर ले लिया, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल है तो वो पानी की एंट्री अलाउ कर सकती थी, तो पानी अंदर ले लिया, इसलिए पोटैटो ए फूल गया। आई होप ये केस आपको समझ में आया। अगर हम केस बी की बात करें
तो देखो, हमने ऐसा पानी लिया था जिसमें वाटर भी था और शुगर भी था, और इसके बीच में जब हमने पोटैटो डाला तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसने वाटर की एंट्री तो वो लेना चाहती थी, पर वो वाटर के साथ साथ क्या भी मिक्स था, शुगर भी मिक्स था, जो कि उसे नहीं लेना था, क्योंकि उसकी क्या एबिलिटी है कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। उसकी क्या यूनिक बात है कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो वो शुगर को नहीं लेगी। Air moves from an area with more water and less solute to an area with less water and more solute। क्या हुआ, हमने देखा था कि जो वो बीकर था जिसमें पोटैटो था, उस पोटैटो ने शुगर सोल्यूशन को तो अपने अंदर नहीं लिया, पर उस पोटैटो में जितना भी पानी था वो उसने बाहर दे दिया, क्योंकि उस सोल्यूशन में जो शुगर सोल्यूशन था, अब उसमें पानी की तो कमी हो गई है, क्योंकि उसमें क्या ऐड हो गई है, शुगर ऐड हो गई है, तो वहां पे पानी की कमी हो गई है। तो देखो, अब जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, वो किस एरिया से जाता है, वाटर जाता है जहां पे ज्यादा पानी होता है ना, उस एरिया से लेस वाले एरिया में जाता है। बेसिकली वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब पानी जहां पे ज्यादा था ना वहां से वो लो कंसंट्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो जो वाटर है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। बेसिकली जहां पे पानी ज्यादा होता है वहां से जहां पानी कम है वहां जाएगा। अब इस बात से क्या लेना देना है, जो हमने बीकर में शुगर सोल्यूशन के साथ जो वाटर लिया है उसमें पानी कम है एज कंपेयर टू पोटैटो के सेल के अंदर। पोटैटो में आप सब जानते हैं पानी होता है, तो तो जो पानी पोटैटो में है वो ज्यादा है किससे, शुगर सोल्यूशन से। तो पानी कहाँ जाएगा, पानी पोटैटो से कहाँ जाएगा, बीकर में जाएगा, पोटैटो से बीकर में, पोटैटो से बीकर में, जिसकी वजह से जो इसका पानी था वो कम हो जाएगा। तो ये जो अपनी इनिशियल स्टेज में जितना वेट था इसका उससे क्या हो गया, कम हो गया, तो ये श्रिंक हो गया। क्या हो गया, श्रिंक हो गया। नाउ until the concentration, अच्छा कब तक जाएगा, water always moves from higher concentration to lower concentration till, जब तक जाएगा जब तक दोनों की concentrations बराबर ना हो जाए, मतलब जितना पानी पोटैटो में है उतना ही पानी बीकर में ना हो जाए, तब तक वो कब जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दिस मूवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, this movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis। ठीक है, ये मूवमेंट वाटर का, ठीक है, वाटर का मूवमेंट किसके थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑब्वियस ही बात है किसके थ्रू हो रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन है पोटैटो की उसके थ्रू हो रहा है ना ये मूवमेंट। तो पानी का मूवमेंट जब भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होगा, किसके थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, आपको समझ आ गया। ऑस्मोसिस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन। अब एक और टर्म पे हम बात करेंगे, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या होता है, नेट मूवमेंट, नेट यानी कि टोटल पार्टिकल कितना मूव करता है, नेट यानी कि टोटल पार्टिकल कितना मूव करता है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन, विच अकर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। देखो क्या हुआ, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है वाटर का ट्रांसफर, जब हमने क्या लगा दी, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। और डिफ्यूजन क्या होता है, वाटर या किसी भी चीज का ट्रांसफर विदाउट एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, जब भी हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या होता है, जब हम पानी का ट्रांसफर कराते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनी मेम्ब्रेन और एनी काइंड ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। अब ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ऑस्मोसिस जो है ना वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन क्या होता है, पार्टिकल का मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर विदाउट एनी मेम्ब्रेन।
और ऑस्मोसिस क्या होता है, पार्टिकल का मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर विद मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डिफ्यूजन, जो ऑस्मोसिस है वो एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है, ठीक है, विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर रूट सेल्स बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। प्लांट्स में जैसे कोई प्लांट होता है ना, उसके रूट, सॉइल के अंदर क्या होता है, रूट्स होते हैं। तो प्लांट्स जो रूट्स होते हैं ना, वो उसमें भी सेल्स होते हैं, और सॉइल में क्या होता है, पानी होता है। तो सॉइल, जो रूट्स के अंदर जो वाटर जाएगा वो किसके थ्रू जाता है, क्योंकि रूट्स में सेल्स होते हैं और सेल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू। अब वो भी कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा, क्योंकि सॉइल में पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू रूट, तो पानी ट्रेवल करेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर नाउ? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताते हैं हमें, तीन टाइप के कंसंट्रेशन की बात करता है। सबसे पहला आइसोटोनिक, सेकंड है हाइपोटोनिक, एंड थर्ड इज हाइपरटोनिक। तो सबसे पहले आइसोटोनिक की अगर हम बात करें, तो हमने मान लो एक पानी लिया और उसमें ना कुछ सेल्स ले लिए। अब सेल में भी पानी है, याद रखना, और पानी में तो पानी है ही, मतलब जो सराउंडिंग है वहां पे भी पानी है। जब जितना सेल के अंदर पानी है उतना ही सराउंडिंग में पानी होगा। तो इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे हम, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक बेसिकली क्या होता है, जितना सराउंडिंग में पानी है, उतना ही द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सराउंडिंग इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल, इज नोन एज आइसोटोनिक सिचुएशन। अब हम बात करेंगे हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है कि जब हम सराउंडिंग में और सेल की अगर हम कंपैरिजन करें, तो जो सेल है उसमें पानी, जो सेल है उसमें पानी होगा कम और सराउंडिंग में पानी होगा ज्यादा। सेल में पानी कम होगा और सराउंडिंग में ज्यादा होगा। तो सेल, तो वो वाटर मूव करेगा हायर टू लोअर, तो वाटर कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। वाटर कहाँ जाएगा, सेल के अंदर, सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, सेल मतलब फूल जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, बाहर पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल के अंदर। नाउ थर्ड कंडीशन इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। सेल के अंदर, सराउंडिंग में पानी कम है और सेल में पानी ज्यादा है, जिसकी वजह से वही पानी मूव करेगा हायर टू लोअर। तो सेल में ज्यादा है तो सेल से पानी जाएगा बाहर, सेल से पानी बाहर जाएगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक होता है जब सराउंडिंग में पानी सेल के बराबर होगा। हाइपोटोनिक होता है जब सराउंडिंग में पानी ज्यादा होगा और सेल में पानी कम होगा। हाइपरटोनिक क्या होता है, जब सेल में पानी ज्यादा होगा और सराउंडिंग में पानी कम होगा। इस कंडीशन में सेल में कुछ नहीं होगा आइसोटोनिक में। हाइपोटोनिक में सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा और हाइपरटोनिक में सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। क्लियर? ये जो डायग्राम है इसकी हम बात अभी आगे करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा, अभी से इग्नोर करो। तो ये तीन कंडीशंस आपको समझ में आए, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ये तीन कंडीशन आपको समझ में आया, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक में प्लीज कंफ्यूज मत होना। हाइपो यानी कि आप ऐसे समझ लो, हाइप किसी चीज की कर दी तो बहुत ज्यादा, हाइपो यानी कि पानी ज्यादा है सराउंडिंग में, और हाइपर यानी कि किस में पानी ज्यादा है, सेल में पानी ज्यादा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। अब थोड़ा सा ये एक टॉपिक हमने कंप्लीट करा जो थोड़ा ध्यान देने वाला, वो है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा फोकस के साथ। स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा थिन है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, स्ट्रक्चरली की अगर हम बात करें, उसका जो स्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत ज्यादा थिन होती है। कितनी थिन, 7 to 10 नैनोमीटर्स होती है। नैनोमीटर्स यानी कि बहुत कम। मतलब देखो, एक नैनोमीटर में इतना मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर इज ऑल इटसेल्फ अ स्मॉल क्वांटिटी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो मतलब ये बहुत ज्यादा कम होता है। नैनोमीटर is used only for measuring nano particles। ठीक है, छोटे पार्टिकल्स को ही मेजर करने के लिए नैनोमीटर एक
यूनिट होती है। तो नैनोमीटर इज दिस स्मॉल, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी वो जो उसकी थिकनेस होती है वो 7 to 10 नैनोमीटर होती है। नाउ इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। अच्छा, लिपिड्स क्या होते हैं? देखो, लिपिड्स होते हैं फैट्स। फैट्स का ही दूसरा नाम क्या है? लिपिड्स। और प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है? लिपिड्स यानी कि फैट्स और प्रोटीन से बनी होती है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। देखो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है? मोज़ेक आप सबको पता होगा, टाइल्स जो होती है ना, टाइल्स को कुछ ऐसे पैटर्न्स में लगा देना कि एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्रिएट हो जाता है, एक आर्ट होती है एक। तो वैसा ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनता है जब हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, और जो कि किससे बना है? फैट से और प्रोटीन से बना होता है। अब धीरे धीरे करके हम ये पढ़ते हैं। द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर। देखो, मेम्ब्रेन में एक लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड का मतलब आपको पता चल गया, फैट्स होते हैं। बाइलेयर का मतलब होता है एक लेयर यहाँ पे होगी, बाइलेयर यानी कि दो, एक लेयर यहाँ होगी और एक यहाँ होगी। तो मेम्ब्रेन में दो लेयर होती है। अभी हम ये फिगर पे बाद में जाएंगे। The structure of a cell membrane layers a special fat molecule with water heading outwards with water repelling tail inwards। देखो, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेसिकली ये जो बाइलेयर है ना, इसमें ही जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे गोल गोल। अभी आप ड्राइंग से समझो, हम फिगर दिखा रहे हैं। तो इनमें ना, इनका जो हेड होता है, वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, यानी कि जो इनका हेड है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। इनकी टेल जो है वो वाटर को रिपेल करती है विद प्रोटीन एम्बेडेड इन दैम। और इनके बीच में क्या भी होते हैं? प्रोटीन्स भी होते हैं। एक बार आप देख लो ये स्ट्रक्चर, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखो, ये होती है, अच्छा इधर है, हाँ, ये होती है लिपिड बाइलेयर, यानी कि फैट की पूरी लेयर होती है। दो लेयर है, इसलिए हम बाइलेयर बोल रहे हैं। दूसरा, ये जो गोल गोल ये बने होते हैं, ये एक मोज़ेक पैटर्न बनाते हैं। देखो, टाइल्स जैसे पैटर्न्स बनाते हैं। और इनकी जो, देखो, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये एक ऐसे है और फिर ऐसा ऐसा है। तो ये तो इनका होता है हेड, और ये इनका होता है टेल। टेल जो होता है वो वाटर को रिपेल करता है, और हेड जो होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये होता है हेड, और ये जो है ये पूरा क्या है? इनकी टेल्स होती हैं, ठीक है। और टेल वाटर रिपेलिंग होता है और हेड वाटर अट्रैक्टिंग होता है, और ये लिपिड बाइलेयर होता है। अब इनके बीच में क्या होता है? ये ब्लू ब्लू दिख रहे होंगे, ये क्या होते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है, मतलब बीच बीच में एम्बेडेड है प्रोटीन्स। तो ये होती है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। एग्जाम में आ सकता है बनाने को, इतना कुछ टफ नहीं है, ठीक है। जितना लेबलिंग हो रखी है सिर्फ उतनी ही करना, उतनी ही काम किया है। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, पर्पल पर्पल, ये साइडवेज मूव कर सकते हैं, यानी कि इधर और इधर मूव कर सकते हैं। अपने आप को फ्लिप कर सकते हैं, मतलब ऐसे और ऐसे, आगे पीछे, मतलब फ्लिप कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और रोटेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। प्रोटीन्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक द गेटकीपर। ये जो एम्बेडेड प्रोटीन्स, एम्बेडेड यानी कि इनके अंदर घुसे हुए, ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं, वो ऐसा गेट कीपर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एज अ गेट कीपर काम करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस इनके अंदर पास होगा, कौन सा नहीं होगा, किसकी एंट्री अलाउ करनी, किसकी नहीं, वो चीज का ध्यान रखते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल किसका? सेल मेम्ब्रेन का, जिसके अंदर आपको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये बाइलेयर बनाता है। बाइलेयर किसका? बाइलेयर बनाता है फैट्स का, प्रोटीन का और फैट्स का, ठीक है। बेसिकली बाइलेयर तो फैट्स की ही है, यानी कि लिपिड्स की ही है बाइलेयर। इनके अंदर क्या एम्बेडेड होते हैं? प्रोटीन्स। दूसरा, इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जिसका जो हेड होता है वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, और टेल जो होती है वो वाटर रिपेलिंग होती है, ठीक है। फैट मॉलिक्यूल्स उन्हें बोला जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। और ये पूरा कैसा दिखता है? एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं हम इसे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, सेल मेम्ब्रेन की अगर अब हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। Plants cannot move from one place to another, so they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain। देखो, हम लोग तो फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर निकले और हमारे कोई बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स आ गए, हेल स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म, कुछ भी आ गया, तो हम फटाफट से या तो घर में चले जाते हैं या कहीं अपने आप को एस्केप कर लेते हैं, बच जाते हैं।
कैसे भी करके, बिकॉज हमारी बॉडी मूवेबल है, हम उसे कहीं भी अपने अकॉर्डिंग इधर उधर ले जा सकते हैं। पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी मूवेबल नहीं होती, उनका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। आपने नीम के, मैंगो के ट्रीज को देखा होगा कैसे सालों साल एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे जो वीक प्लांट्स होते हैं, अगर ज्यादा ज्यादा तूफान आ जाता है, स्टॉर्म्स आ जाते हैं, तो वो गिर जाते हैं, या तो वो रिजिड खड़े रहते हैं या फिर दे विल डाई। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है। दूसरी बात, ये कहीं मूव नहीं कर सकते, जस्ट लाइक अस। Therefore, cells have an additional covering outside the cell membrane called cell wall. तो इसलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल का सबसे बड़ा डिफरेंस विच इज सेल वॉल हम पढ़ते हैं कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्लांट्स के पास होती है एनिमल्स के पास। तो याद रखना, प्लांट सेल क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक एडिशनल बेनिफिट मिला हुआ है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जिससे वो अपने आप को कवर करते हैं। बेसिकली उनके पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जो कि एनिमल्स के पास नहीं है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते इसलिए। अब वो कवरिंग क्या करती है? वो कवरिंग प्रोटेक्ट करती है। क्या? देखो, सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स लीफ फ्लावर रिमेन फर्म। सेल वॉल लीव्स और फ्लावर्स को भी फर्म मतलब थोड़ा सा स्थिर रहने के लिए हेल्प करते हैं, और उनकी शेप को मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करते हैं। मेंटेन करने के लिए मतलब सीधा प्लांट्स को खड़े रखने के लिए भी हेल्प करते हैं। अपराइट, स्टे अपराइट, यानी कि प्लांट ऑब्वियसली आपने देखा होगा हमेशा ही कोई भी प्लांट होता है वो ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल ये प्लांट है तो वो ऐसे हमेशा अपराइट सीधा खड़ा होता है, ठीक है। तो जो सेल वॉल होती है उसका ये काम होता है कि उनकी रिजिड स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, उनको अपराइट सही डायरेक्शन में स्टैंड करवाना। Now, although rigid, the cell wall is permeable, which means water and some dissolved mineral can pass through it. क्या बात है? जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, पर वो परमिएबल भी होती है, यानी कि उसमें से भी मिनरल्स और वाटर पास थ्रू कर सकता है, जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। Along with the selective permeability of the cell membrane, the permeability of cell wall help plant roots absorb water and nutrients from the soil. देखो, जो रूट्स होते हैं उन्हें क्या सॉइल से एब्जॉर्ब करना है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तभी तो वो ग्रो कर पाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी तो उन्हें अलाउ करती है, हमने पहले पढ़ा, पर सेल वॉल में भी जो परमिएबिलिटी होती है वो भी अलाउ करती है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने से सॉइल से। ये समझ आया? मतलब सेल वॉल भी परमिएबल है, सेल मेम्ब्रेन भी परमिएबल है, और दोनों हेल्प करते हैं रूट्स को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में। किससे? सॉइल से। क्लियर? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में कंफ्यूज मत होना। सेल मेम्ब्रेन सबके पास होती है, सारे सेल्स के पास होती है, पर सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है, और सेल वॉल भी परमिएबल होती है। क्लियर? Now, when we place Rio leaf or an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to osmosis. देखो, ये एक एक्टिविटी है। Rio leaf, Rio basically is a type of a plant, कुछ पर्पलिश या यस पिंकिश कलर का होता है। तो हमने रियो लीफ या अनियन लीफ को जब शुगर सोल्यूशन में रखा, द प्लांट सेल लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो ऑब्वियसली बात है, रियो लीफ एक प्लांट है और अनियन लीफ भी एक प्लांट है, तो वो प्लांट सेल में आएंगे। तो वो क्या करेंगे? जब हम शुगर सोल्यूशन में रखेंगे तो वही सेम काम करेंगे जो अभी हमने पहले पढ़ा, ऑस्मोसिस होगा। जो शुगर सोल्यूशन में पानी कम होगा, इसलिए जो सेल का पानी है वो बाहर निकल जाएगा और सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। However, the cell do not shrink in size because they are rigid cell wall. ध्यान से सुनना, जब हमने फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ह्यूमन मतलब चीक सेल मान लो रख लिया हमने एक बीकर में, ठीक है, और उसमें शुगर सोल्यूशन था, और दूसरा हमने प्लांट सेल रख लिया जैसे कि अनियन पील। तो जो प्लांट सेल है शुगर सोल्यूशन में हमने रखा, वो ऑब्वियस ही बात है वो अपना पानी बाहर निकालेगा, मतलब सेल अपना पानी बाहर निकालेगा सराउंडिंग में, क्योंकि सराउंडिंग में पानी कम है ऑस्मोसिस के वजह से। पर जो सेल है वो हमें श्रिंक होता हुआ नहीं दिखेगा। यस, दिस इज द मेन पॉइंट कि जो सेल है वो ऑब्वियस बात है वो होना चाहिए श्रिंक, पर श्रिंक होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो सेल वॉल है वो उसे उसका स्ट्रक्चर रिजिड रखेगा। मतलब ऐसा हमें दिखेगा नहीं कि बहुत ज्यादा ही सिकुड़ गया है, मतलब वो ट्राई करेगा कि उसकी शेप को मेंटेन करने में। ऑब्वियस ही बात है हमें
जब हम वेइंग स्केल पे मेजर करेंगे तो हमें फर्क देखने को पता चलेगा कि वेट में डिफरेंस होगा, पर देखने में हमें ऑलमोस्ट सेम लगेंगे। अभी हमने ये जो एक्टिविटी देखी थी, देखो इसमें भी ये पोटैटो के जो थे ये ऑलमोस्ट सेम लग रहे थे, क्योंकि पोटैटो इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है जो कि उनका स्ट्रक्चर रिजिड रखती है। द इनर कंटेंट ऑफ सेल श्रिंक्स एज द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। देखो ये हमारे पास सेल वॉल है और ये हमारे पास सेल वॉल है और नीचे वाली सेल मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो श्रिंक हो जाएगी क्योंकि वाटर का लॉस हुआ है, पर सेल वॉल जो है वो ऐसी ही रिजिड रहेगी। क्लियर? नाउ दिस शोज दैट द सेल वॉल हेल्प प्लांट रिमेन। ठीक है, ये एक्टिविटी क्या दिखाती है कि प्लांट सेल वॉल क्या हेल्प करती है प्लांट्स को उनका स्ट्रक्चर रिजिड रखने में। एनिमल सेल सच एज चीक सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। अब अगर हम एनिमल सेल की बात करें, जिस जो फॉर एग्जांपल हमने चीक का सेल लिया, अब क्योंकि हम एनिमल्स बेसिकली कोई भी एनिमल होगा या फिर ह्यूमंस आर आल्सो कंसीडर्ड एज एनिमल्स, तो उनके पास क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। इसलिए जब हम उन्हें शुगर सोल्यूशन में उस सेल को रखेंगे तो वो श्रिंक कर जाएगा और वो हमें दिखेगा भी। क्लियर हुई ये बात कि ये दो एक्टिविटीज से हमने समझा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर रिजिड रहता है। जब हम शुगर सोल्यूशन में उसे रखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होती है पर सेल वॉल श्रिंक नहीं होती। ऑन द अदर हैंड अगर हम ह्यूमन चीक सेल रखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होती है, सेल वॉल तो ह्यूमन के पास होती ही नहीं है, तो वो ओवरऑल सेल हमें श्रिंक होता हुआ दिखता है। क्लियर? Now moving on, without a rigid cell wall, animals or cell can change shape easily. ठीक है, ये बात हमें पता है कि हम एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, इसलिए वो अपना शेप इजीली चेंज कर लेते हैं। दिस सेल्यूलर मतलब सेल्स चेंज कर लेते हैं। दिस सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि सेल्स अपना शेप चेंज कर सकते हैं, तो इसकी वजह से जितना भी मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में वो हो पा रहा है क्योंकि सेल मूव कर पा रहे हैं, सेल फ्लेक्सिबल है। द प्लांट सेल was primarily made of cellulose. प्लांट सेल किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज से बने होते हैं। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो कि बहुत सारे ग्लूकोज को लिंक करके बना होता है। बेसिकली बहुत सारे जब हम ग्लूकोज की चेन बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेल्यूलोज मिलता है। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। नाउ सेल्यूलोज इन आवर डाइट एक्ट्स एज रफेज हेल्पिंग इन डाइजेशन। सेल्यूलोज हमारी डाइट में रफेज की तरह काम करता है। रफेज यानी कि फाइबर की तरह काम करता है और हमारे डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारे डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नाउ some microorganisms like fungi and bacteria also have cell wall. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया के पास भी क्या होती है? सेल वॉल होती है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू देयर सेल्स। और वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट। हमें मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंजाई और बैक्टीरिया उनके पास भी सेल वॉल होती है और वो वही सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्लांट्स को भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी। तो ये आपको समझ में आया। इसमें हमने बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम एक बार क्लियर कर देते हैं। देखो थोड़ा सा इरेज करते हैं। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने पढ़ा पहले तो ऑस्मोसिस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा, प्लीज राइटिंग पे मत जाना, बस सुन लो। उसके बाद हमने पढ़ा डिफ्यूजन। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बाय फ्लूइड मोसेक वाला जो मॉडल है वो देखा। उसके बाद हमने पढ़ी सेल वॉल जो सिर्फ किसके पास होती है? प्लांट्स के पास और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास। तो इतना हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द सेल, मतलब सेल्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। अभी तो हम ये देखो फॉर एग्जांपल ये सेल है तो हमने सेल वॉल पढ़ ली, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब हम इसके अंदर और घुसेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है, उनकी फंक्शनैलिटी देखेंगे, हमारे लिए कितना यूजफुल है, क्या है, कैसे, वो सब देखेंगे। अभी तक के लिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख के आइए। अगर आप यहाँ तक आए तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, जो भी 9th में है
ठीक है। थोड़ा सा अभी कोर्स में डिले हुआ है क्योंकि, तो पर हम वीडियोस के थ्रू बुक्स का डिले अवॉइड करते हुए वीडियोस के थ्रू पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। सो यू जस्ट नीड टू स्टडी फ्रॉम थ्रू द वीडियोस, और इफ यू हैव बुक्स तो वीडियोस देखने के बाद व्हाट यू विल डू, आप एक बार बुक को गो थ्रू कर लीजिए जितना फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है। अब जैसे इंटीरियर ऑफ द सेल है, तो इंटीरियर ऑफ द सेल अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो बुक्स में जितना भी इंटीरियर ऑफ द सेल के ऊपर का कंटेंट है वो सब आप रीड कर लीजिए आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, उससे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। एंड इफ अगर बुक पढ़ने के बाद या वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट है तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जो डाउट है वो लिखिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट हम लाएंगे। हम 9th को इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं। सो इफ यू आर searching any channel for dedicatedly for science and English of class 9th and 8th as well, so this is for you. Please subscribe to the channel. This is it from my side. I hope you like the video. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो अगेन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।